हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में करंट से महत्वपूर्ण टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी घटनाक्रम हैं उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनको लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को पूरा कवर किया था। अगली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, उनको आप देख करके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है आप उनका लाभ ले सकते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला तथ्य है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिए G7 सम्मेलन इसका आयोजन हिरोशिमा जापान में हुआ। कहाँ हुआ? हिरोशिमा जापान में। ये 19 मई से 21 मई 2023 के बीच में हुआ। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये 49वां संस्करण था। जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को कितने तोपों की सलामी दी गई गार्ड ऑफ ऑनर का? तो ये 19, याद रखिएगा 19। नेक्स्ट हम तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य क्या है? अगला है आपका कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? ये फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक ऑफ कोऑपरेशन है, ठीक, FIPIC 3rd, याद रखिएगा। भारत सहित FIPIC में कितने देश शामिल थे? तो 15 देश शामिल थे। क्वाड के नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दे पे हस्ताक्षर हुआ। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? लिटिल इंडिया कर दिया गया। भारत के सम्मान में इसका नाम क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया कर दिया गया। और किन देशों के मध्य 10वां लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? ये भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? जो लैंड पोर्ट का 10वें लैंड पोर्ट का, ये दावकी मेघालय में किया गया। किस राज्य अमेरिका ने दिवाली त्योहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी? ये पेंसिल्वेनिया ने किया था, ठीक, पेंसिल्वेनिया ने। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की? तो IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार द्वीप में यहाँ पे स्थापना करने की घोषणा की है। देखिए जो लौंग के उत्पादन के लिए ये जंजीबार, पेम्बा और जंजीबार, ये दोनों बहुत फेमस हैं। लगभग 90% जो है यहीं से आपका क्या होता है? लौंग का निर्यात होता है। नेक्स्ट है आपका सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। यानी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। भारत ने सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये नेपाल में, ठीक। सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण को मंजूरी मिली है? ये नेपाल में मिली है, याद रखिएगा। कहाँ पे मिली है? नेपाल में मिली है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है यह कितने मेगावाट का होगा? तो यह आपका 669 मेगावाट का होगा। कितना होगा? 669। किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष के बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो कतर और बहरीन ने अभी फिर से शुरू करेंगे। इन दोनों के बीच में मतभेद चल रहा था। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S सुब्रमण्यम ने मोजाम्बिक में किस पुल का उद्घाटन किया है? तो बुज्जी पुल का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। मोजाम्बिक में बुज्जी पुल का। इस पुल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो भारत के सहयोग से किया गया है। डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का परिसर का उद्घाटन किया है? ये युगांडा में किया है। कहाँ पे किया है? युगांडा में। नेक्स्ट है अगला हम देखते हैं। अगला तथ्य क्या है? अगला है आपका ईरान ने वर्ष 2016 के बाद
पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरान ने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राजदूत नियुक्त किया है। नौ राजदूत का जो नवनियुक्त राजदूत है इनका नाम क्या है? तो रेजा अमीरी है। भूटान नरेश का क्या नाम है? ठीक, जिन्होंने 3 दिवसीय भारत की यात्रा की, तो ये जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। ठीक, जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। किस देश ने 14 जुलाई 2023 को प्रस्तावित वार्षिक बैस्टिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? तो ये फ्रांस ने। ठीक, याद रखिएगा, फ्रांस ने। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक यानी संगठन जो है नाटो का 31वां सदस्य बना है? ये कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला तथ्य क्या है? 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किसुदो 2 दिवसीय भारत यात्रा पे आए? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं के द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया। इस पाइपलाइन निर्माण की आधारशिला कब रखी गई? तो ये सितंबर 2018 में रखी गई। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। किस देश के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे क्रिश्चियन तथा क्राउन प्रिंसेस मेरी एलिजाबेथ भारत के 4 दिवसीय यात्रा पे आए थे? तो ये डेनमार्क के क्राउन और उनकी मैडम, ये दोनों लोग 4 दिवसीय यात्रा पे आए हैं भारत। तो डेनमार्क, याद रखिएगा। अगला तथ्य है किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिषद स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये डीकिन विश्वविद्यालय द्वारा। यानी किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना, ये क्वेश्चन आया भी है। तो डीकिन विश्वविद्यालय आपका गुजरात में खुला है। ठीक है ना, इसकी परिसर खोलने का अनुमति मिली है। ये डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किन 2 देशों ने, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया है, किन देशों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो रूस और म्यांमार के बीच में। एक शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग और सहयोग विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला तथ्य क्या है? अगला है आपका, अगला है किस देश को वर्ष 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकल यानी थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया? तो भारत को किया गया। ठीक, मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो हुआ है इसमें भारत को थीम देश के रूप में बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? कांगो गणराज्य है, ये अफ्रीकी राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 2015 नवंबर में पेरिस के फ्रांस में हुई थी। 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दे फतेह अल सीसी यानी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल्स स्कीम का शुभारंभ किया है? तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। एक बार फिर देख लेते हैं, दिया हुआ है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम का शुभारंभ किया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, याद रखिएगा। इसके तहत कितने डिग्री धारकों को एक दूसरे देशों में रहने कार्य करने की अनुमति है? तो 3000। भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते क्या है माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पे ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है? भारत ने ऐसा समान समझौता अन्य किन देशों के साथ किया है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ किया है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला देखते हैं आपको, अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार और समझौते कब से प्रभावी हुए? 29 दिसंबर 2022 से।
भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ है? तो 2 अप्रैल 2022 को। भारत द्वारा आयुर्वेद विज्ञान के क्षेत्र में किस विदेशी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पीठ यानी एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। आसियान के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता व सहयोग की संधि, ठीक, ट्रीटी ऑफ एमिटी कॉर्पोरेशन एंड इन साउथ ईस्ट एशिया, इस पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। ठीक, याद रखिएगा, यूक्रेन बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला है भारत स्वीडन नवाचार दिवस। भारत स्वीडन नवाचार दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। इस वर्ष इस दिवस की किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो 9वें संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है प्रथम आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बोगोरो इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पे? बोगोरो इंडोनेशिया में। किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की गई? ये बांग्लादेश की शेख हसीना है। नेक्स्ट है यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यात्रा के दौरान किस संयंत्र की प्रथम इकाई अनावरण हुआ? तो मैत्री ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है 1320 यानी 1320 जो है क्षमता का मेगावाट का, यानी 660 के 2 जो है संयंत्र यहाँ पे संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये खुलना डिवीजन और रामपाल बांग्लादेश, याद रखिएगा। ये 1320 कुल इसकी क्षमता मेगावाट, इसमें 660 के 2 हैं संयंत्र, एक खुलना डिवीजन और एक रामपाल, एक बांग्लादेश में है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला है आपका इस यात्रा के दौरान किस पुल का उद्घाटन किया? ये इम्पोर्टेंट है। इस यात्रा के दौरान किस पुल का? तो रूपसा रेल पुल, ये 5.13 किलोमीटर लंबा है। यात्रा के दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों के 200 वंशजों हेतु छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया और इसका नाम क्या है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति योजना, याद रखिएगा। ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं। किस लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 1893 में ये मैक्सिको में गए थे, यहाँ अमेरिका गए थे, शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ओम बिरला द्वारा। महात्मा गांधी की एक आवास प्रतिमा का अनावरण कहाँ है? असुनसियोल पराग्वे में किया गया। कहाँ पे किया गया? असुनसियोल पराग्वे में, याद रखिए। इनका विवेकानंद का कहाँ किया गया? तो ये आपका मैक्सिको में है, लेकिन महात्मा गांधी का असुनसियोल जो कि पराग्वे की राजधानी है, यहाँ पे किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? जो असुनसियोल पराग्वे में गांधी की प्रतिमा का, तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो सिंगापुर ने किया है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 6 समझौते पे। प्रमुख समझौते साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पुलिस, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में है। कहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया? तो ये चंदौली उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पे किया गया? चंदौली उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य है किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत की 4 दिवसीय यात्रा पे? ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये आपके भारतीय यात्रा पे रहे हैं 4 दिन की। किस देश के विश्वविद्यालय में भारत से संबंधित कार्यक्रम के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई? तो दक्षिण कोरिया में की गई। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया को किस विश्वविद्यालय में इंडिया सेंटर की स्थापना की गई? ये बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज यानी BUFS में की गई। किस देश के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मोरलेस भारत की यात्रा पर रहे? ये ऑस्ट्रेलिया के रहे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री। बहुत डीपली क्वेश्चन
बनाना होगा तो ये पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि हाल ही में इजराइल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग के संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हरियाणा के साथ किया है। ठीक है, हरियाणा में भी पानी की कमी है, इजराइल में भी, तो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ये जल सहयोग पे संयुक्त घोषणा का हस्ताक्षर किया है। भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों की रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 में किया है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के बीच की गई है। इनके मध्य कौन सी ट्रेन शुरू की गई? तो मिताली एक्सप्रेस की गई है। ठीक, नेक्स्ट अगर पूछेगा मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है अगला, यह ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की जाएगी? तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन एवं ढाका कैंट रेलवे स्टेशन के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित दो अन्य ट्रेनों यात्री रेल का तो कौन कौन है? तो ये कोलकाता से ढाका मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता से खुलना बंधन एक्सप्रेस। याद रखिए आपका मिताली एक्सप्रेस हो गया, मैत्री एक्सप्रेस हो गया और बंधन एक्सप्रेस हो गया। और जिसमें मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कैंट तक चलेगी और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका चलेगी और कोलकाता खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस चलेगी। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। 3 ट्रेनें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अरब लीग के सदस्यों ने किस देश के को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया? अरब लीग जो सदस्यों के किसे पुनः शामिल किया? अरब लीग का जो समुदाय है, तो इसमें जो है आपका सीरिया को शामिल किया गया। अरब लीग जो संगठन है इसमें सीरिया को पुनः शामिल किया गया। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? तो 2011 में की गई थी। याद है आपको सीरिया में बहुत सारा जो है वार चला था और वहाँ की स्थिति काफ़ी खराब थी। अरब लीग सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल यानी नीला छिद्र कहाँ पे पाया गया है? तो मैक्सिको के तट पे पाया गया है ब्लू होल यानी गहरा छिद्र। इसकी गहराई कितनी है? तो 900 फीट है, लगभग 900 फीट है। इसका क्या नाम दिया गया है? तो तामजा दिया गया है। क्या नाम? तामजा। विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल स्थित है तो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। याद रखिएगा दक्षिणी चीन सागर में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला है आपका किस देश ने यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया है? तो फिनलैंड ने किया है। यूरोप का किस देश ने में यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर? तो फिनलैंड से। उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ओल्किलुओटो 3 है। ओल्किलुओटो 3 है। यह कितनी मेगावाट क्षमता का है? तो 1600 मेगावाट क्षमता का है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना है? तो ये सीरिया बना है। सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना है? तो सीरिया बना है। किस देश में संविधान के सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया? उज्बेकिस्तान। कहाँ पे किया गया? उज्बेकिस्तान। इस प्रक्रिया में प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान में आपका जनमत संग्रह कराया गया है संविधान में सुधार के लिए, और इसमें किसको आमंत्रित किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग को जो है प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो चक्रवात इल्सा है। क्या है? चक्रवात इल्सा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। ठीक, भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएन स्टैटिस्टिकल कम्युनिकेशन के लिए निर्वाचित हुआ है। इसका कार्यकाल कब प्रारंभ होगा? तो 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होगा? तो 4 वर्षों के लिए होगा। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो जॉर्जिया। याद रखिएगा जॉर्जिया। यूएई इजराइल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कब लागू हुआ है? तो ये 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ है। इस समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 31 मई 2022 को समझौते पे हस्ताक्षर हुआ है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं
अगला है आपका, हाल ही में यूके के किस मुक्त व्यापार समझौते के में शामिल हुआ है? हाल ही में यूके किस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हुआ है? तो आपका CPTPP इसमें शामिल हुआ है। इसका पूर्ण नाम क्या है? कंप्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। CPTPP किस क्षेत्र के देशों के बीच एक मुक्त व्यापार है? तो एशिया प्रशांत। CPTPP में शामिल देश कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, दारुसलाम है, कनाडा है, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। याद रखिए इसमें भारत जो है, भारत नहीं है, इसमें भारत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका है, किस अरब देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? संयुक्त अरब अमेरिका ने की है। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने दी है। ठीक, यह रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत चीन के बीच में। चीन इसे नहीं मानता है। किस देश में अवस्थित माउंट मेरोपी, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में है। माउंट मेरोपी किस तरह का ज्वालामुखी है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी किस द्वीप पे स्थित है? तो ये जावा द्वीप पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, कि किस देश ने महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में शुभारंभ किया है, शामिल किया है? तो ये आपका कोलंबिया ने किया है। किस देश ने महिलाओं के लिए सैन्य सेवा का शुभारंभ किया है? तो कोलंबिया ने किया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो मलेशिया के हैं। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया? तो एवेल बिलियावस्की हैं। यह किस देश के निवासी हैं? तो बेलारूस के हैं। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शांति के नोबेल से सम्मान किया गया है। ठीक, एलएस बिलियावस्की, ये बेलारूस के हैं, इन्हें शांति के नोबेल से सम्मान किया गया है और इनको जो है 10 वर्ष का कारावास हो गया है। यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2022 का जो है इन्हें शांति का दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये आपके पुरस्कार से संबंधित है और ये हाईलाइटेड मुद्दा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है? ये मिस्र बना है। कौन बना है? इजिप्ट बना है। गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यानी गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र कौन से देश हैं? तो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र हैं। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता निलंबित कर दिया है? तो रूस ने कर दिया है। याद रखिए रसिया और रूस में काफ़ी इसमें मतभेद चल रहा है क्योंकि रसिया ने आपका यूक्रेन पे हमला किया है जिसका विरोध अमेरिका करता है क्योंकि अमेरिका नाटो का देश है। नाटो को जो है इसने बढ़ावा दिया है और उसमें मेन जो है अमेरिका ही नाटो में सक्रिय है। इस समझौते में किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो न्यू स्टार्ट संधि नाम से जाना जाता है। इस समझौते को न्यू स्टार्ट संधि। दक्षिण एशिया के बाहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? सिएटल है। याद रखिएगा, दक्षिण एशिया के बाहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। और सिएटल किस देश का शहर है? तो यूएसए का है। तो ये इम्पोर्टेंट है। विश्व के किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो कतर ने हटा दिया है। किस वर्ष 2023 के लिए सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो भारत को। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक, इस आयोग में किस सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। कौन? भारत करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है क्या तथ्य है। अगला है आपका, किस देश ने साइक्लोन ग्रेवियल के कारण राष्ट्रीय आपात घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की है। साइक्लोन ग्रेवियल के किस देश में स्थित जाफना सांस्कृतिक केंद्र को लोगों को समर्पित किया गया है? तो ये किस देश में जो स्थित है ये जाफना सांस्कृतिक केंद्र? तो ये श्रीलंका है। ठीक, यह सांस्कृतिक केंद्र किस देश के अनुदान की सहायता पर है? तो भारत के अनुदान पर।
किस देश ने विद्युत संकट के कारण आपदा की स्थिति घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने की है। विद्युत की संकट में भारत ने तुर्की में आए भूकंप, ये इंपॉर्टेंट है, पश्चात कौन सी मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया है। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में कितने रिक्टर का भूकंप आया था? तो ये 7.8, बहुत ही तगड़ा आया था। अब पहले तुर्की नाम था, इसका नाम बदल करके तुर्की कर दिया गया। तो इसका प्रभाव तुर्की और सीरिया में, और भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया और रिक्टर स्केल पे 7.8 जो है 7.8 इसका नापा गया है, जो कि बहुत 7 से ऊपर जो होता है 7 बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट काफ़ी धन की जो है हानि हुई है यहाँ पे। विश्व बैंक ने विश्व के किस देश ने बैंक नोट और ब्रिटिश सम्राट के चेहरे हटाने का घोषणा किया? मतलब विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट के चेहरे को हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। मतलब जो पैसे पे आपका ब्रिटिश सम्राट का जो चेहरा था उसको हटाने की घोषणा की है। भारत ने पाकिस्तान स्थित किस आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो अब्दुल रहमान मक्की ये आतंकवादी जो है आतंकवादी को इसको लिस्टेड किया है। भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी को कहाँ तैनात किया गया है? यानी भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिक की सबसे बड़ी टुकड़ी को कहाँ तैनात किया है? तो अबेई UNISAFA, ठीक, इसको याद रखिएगा। और किस मिशन के अंतर्गत सैनिकों की तैनाती की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो ये भारत ने की है। किसने की है? भारत इस व्यवस्था में कब शामिल हुआ? तो 2017 में शामिल हुआ। इस समूह में कुल कितने सदस्य हैं? तो 42 सदस्य हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? तो स्वीडन ने संभाली है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, तो 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो एलन मस्क को चुना गया है। 2022 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर, याद रखिए 2022 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक यानी कोरियन के पॉप बैंड, इसको जो है चुना गया। ब्लैक पिंक जो है याद रखिए ब्लैक पिंक। 2022 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आरोन जज को चुना गया। अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं। आइकॉन ऑफ द ईयर 2022 तो मिशेल यो को चुना गया है, ये मलेशियाई अभिनेत्री हैं। हीरोज ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो वीमेन ऑफ ईरान को चुना गया है। काला सागर अनाज पहल के लिए UN समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? अब्दुल अल समद दस्ती को चुना गया है, यानी अब्दुल समद दस्ती, इनको चुना गया क्या? UN का समन्वयक चुना गया है। अगला है किस कारपोरेशन को मांगदेछु जल विद्युत परियोजना सौंपी गई है? तो ड्रग ग्रीन पावर कारपोरेशन भूटान को चुनी गई। भूटान में मांगदेछु जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो मांगदेछु नदी पे है। इससे क्वेश्चन बन चुका है। मांगदेछु परियोजना कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना है? तो 720 है मेगावाट। किस देश में मांगदेछु जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता ली है? तो भारत से लिया है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? यहाँ पर कंबोडिया में किया गया है। फोरम में किस भारतीय ने ग्रास रूट नवोन्मेष श्रेणी में प्रथम पुरस्कार? तो सुश्री शालिनी कुमारी हैं। सुश्री शालिनी कुमारी को उनके किस नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो मॉडिफाइड वॉकर विद द
एडजस्टेबल लेग्स के लिए इनको मिला है। मालदीव के किस पूर्व राष्ट्रपति को 11 वर्ष की सजा हुई है? तो मालदीव के अब्दुल्ला यामीन है, इनको 11 वर्ष की सजा हुई है। इन्हें किस आरोप में सजा हुई है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इनको सजा हुई है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। नेक्स्ट है अगला मोस्ट ट्रिपल स्टार कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाले विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? तो नमामि गंगे पहल को शामिल किया गया। नमामि गंगे पहल को यह मान्यता किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा युवा नवाचार अभियान है यूथ को लैब। ये इंडिया के कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो ये 5वां संस्करण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला तथ्य देखते हैं। अगला है यूथ को लैब इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूएनडीपी इंडिया ने किसके साझेदारी में पहल की शुरुआत की? तो अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग एवं सिटी फाउंडेशन, यानी 3 याद रखिएगा। भारत द्वारा उपहार स्वरूप दी गई महात्मा गांधी की आवास प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। इसके पूर्व भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को कौन सी प्रतिमा उपहार में दी गई? तो ये सूर्य की प्रतिमा 11वीं सदी यानी 1982 में दी गई। अब नेक्स्ट है, विश्व का वह पहला देश कौन है जिसने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने आपका धूम्रपान पे प्रतिबंध लगा दिया। इसको आगे देखते हैं। ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पे प्रतिबंध लगा दिया अगली पीढ़ी के लिए। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? तो उदयपुर राजस्थान में की गई। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, भारत G20 की ये शेरपा है। भारतीय G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। और इन्होंने जो है उदयपुर राजस्थान में जो बैठक हुई है पहली शेरपा की बैठक, इसकी अध्यक्षता की। माउंट सिमेरू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। सिमेरू को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसे द ग्रेट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है क्वेश्चन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन ICE, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन 2022 की महासभा की बैठक कहाँ की गई है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई है। 2023 से 25 का कार्यकाल है। तो IEC का उपाध्यक्ष भारत बना है। भारत की तरफ से कमीशन उपाध्यक्ष होंगे विमल महेंद्रू। ठीक, विमल महेंद्रू। और 2023 से 25 कार्यकाल में ICE, ठीक, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन यानी के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड यानी SBM के अध्यक्ष कौन है? तो भारत बना है। पेरिस पीस फोरम किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो पेरिस फ्रांस में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पेरिस फ्रांस में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस फ्रांस, याद रखिएगा। किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इंटीग्रेटिव पहल का शुभारंभ किया है? तो ये आपका सऊदी अरब ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का संचालन स्विट्जरलैंड में किया गया। इस पैसेंजर ट्रेन की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है UNSCTC की 2 दिवसीय जो बैठक हुई है, 2 दिवसीय बैठक भारत के किस शहर में? तो मुंबई और नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में सितरंग तूफान ने किन देशों को प्रभावित किया है? भारत और बांग्लादेश को, यानी सितरंग तूफान भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया है।
पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो टी राजा कुमार की। अब टास्क फोर्स टी राजा कुमार याद रखिएगा। बैठक में किस देश को FATF के ब्लैक सूची में शामिल किया गया? म्यांमार को। FATF की ब्लैक सूची में म्यांमार को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, म्यांमार को। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका, इसके अतिरिक्त किन देशों को ग्रे सूची में शामिल किया गया? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मोजाम्बिक और तंजानिया, याद रखिएगा, मोजाम्बिक, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके साथ ही किस देश को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया? तो पाकिस्तान और निकारागुआ को। अर्थशास्त्र के नोबेल 2022 की घोषणा की किसके द्वारा की गई? तो ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये जो है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल, ये इसके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है अगला है, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया अर्थशास्त्र का? तो बेन ए बर्नाके, डगलस W डायमंड और फिलिप ए डायबिग, यानी 3 लोगों को, बर्नाडे, डायमंड और फिलिप, 3 लोगों को दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा किसके द्वारा की गई? द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा की गई। ठीक, तो शांति का नोबेल किसे मिला? ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। ये आपका जो है शांति का नोबेल एलेस बिलियावास्की, जिनको अभी हाल ही में सजा हुई है, बेलारूस के हैं। और मेमोरियल संगठन रूस का है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। मेमोरियल संगठन ये रूस का है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन का है, यानी लिबर्टी आपका यूक्रेन हो जाएगा और मेमोरियल संगठन ये आपका रूस का है। और एलेस बिलियावास्की बेलारूस के, इनको अभी हाल ही में सजा हो गई है। 2022 साहित्य के नोबेल प्रदान किसे किया गया है? तो एमी आर्नो को किया गया है। 2022 हेतु रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो कैरोलिन आर बार्टोजी और मोर्टन मैडल्स और के बेरी शार्पलेस, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, वर्ष 2022 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया? तो ये एलेस एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? नोबेल असेंबली एट कैरोलिंका इंस्टीट्यूट, इनको दिया गया है। यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल किसको दिया गया है? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंका इंस्टीट्यूट को दिया गया है। इस वर्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्वांते पावो को। ठीक, यानी चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अब यहाँ पे देखिए, चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल की बात किया जाए तो चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंका इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। यह इस वर्ष यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्वांते पावो स्वीडन के हैं, इनको दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगला है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का परिवर्तित नाम क्या है? तो अस्ताना है। क्या है? अस्ताना। अंतर्राष्ट्रीय जल संधि विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, ये कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी हेतु किसे नामित किया गया है? तो वाराणसी को किया गया है। नामित नहीं किया गया, इसे बनाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा बटरफ्लाई माइन, ये क्या है? तो ये एंटी पर्सनल बारूद सुरंग है। ये बटरफ्लाई माइन क्या है? तो माइन से सुरंग आप जानते हैं, तो ये एंटी पर्सनल बारूद सुरंग है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, किन दो देशों के मध्य युद्ध के दौरान खबरों में रही? ठीक, यह किन दो देशों के बीच? तो रूस और यूक्रेन के बीच एंटी पर्सनल बारूद सुरंग जो है ये आपका खबरों में रहा है। यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो त्रिशूर है, नीलाम्बुर है और वारंगल है। ये 3 शहर है, आपका याद रखिएगा। ये यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क
लर्निंग सिटी में शामिल हैं। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल शहर त्रिशूर और नीलाम्बूर स्थित है, ये केरल के हैं, जबकि वारंगल आपका तेलंगाना का है, याद रखिएगा। नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल को इको टूरिज्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ये नीलाम्बूर केरल का। अब तीनों पूछे नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल में कौन इको टूरिज्म स्थल के रूप में फेमस है, तो आपका नीलाम्बूर केरल का, जो केरल वाला है ये आपका इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है वारंगल, नीलाम्बूर, ये तो हो गया आपका। अच्छा, वारंगल, नीलाम्बूर और त्रिशूर में आभूषण उद्योग के लिए विशेष रूप से स्वर्ण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो त्रिशूर है आपका। त्रिशूर आपका आभूषण उद्योग यानी स्वर्ण से संबंधित। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन यात्रा सेवा का उद्घाटन किस देश ने किया, तो जर्मनी ने किया। इस ट्रेन का क्या नाम है, कोराडिया आइलैंड इसका नाम है। हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन को किसने प्रस्तावित किया है, तो ये मैक्सिको ने किया है। विश्व शांति आयोग का गठन इसने प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है इस प्रस्तावित आयोग में कौन 3 सदस्य हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस, ये तीनों लोग मिलकर के इसमें सदस्य होंगे। ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क में से कौन से देश संबद्ध है, तो नेपाल और चीन है। यानी ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क में आपका नेपाल और चीन शामिल है, याद रखिएगा। यह नेटवर्क किस पहल का हिस्सा है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक किस देश द्वारा पारित किया गया, तो अमेरिका द्वारा किया गया। ठीक, सेमीकंडक्टर उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक किसने पारित किया है। चिप्स का पूरा नाम क्या है, क्रिएटिंग हेल्पफुल इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखिए, वर्ष 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष रहा है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा भारत रहा है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा गार्ड पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये ILO। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा गार्ड संबंधित है कार्यस्थल पर रसायन के सुरक्षित उपयोग से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड का विकास किसके द्वारा किया गया, तो WHO ILO द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से, याद रखिएगा, WHO ILO और यूरोपीय सहयोग के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है टाइम पत्रिका द्वारा 2022 में विश्व के 50 महानतम स्थल की सूची में भारत किस शहर को स्थान दिया गया है, तो अहमदाबाद को स्थान दिया गया है। यह स्थान अहमदाबाद शहर के किस टैगलाइन के साथ दिया गया है, तो उच्च शिक्षण के साथ दिया गया टैगलाइन के साथ। इस सूची में किस भारतीय राज्य को इको टूरिज्म हॉट स्पॉट के रूप में स्थान मिला है, तो केरल को मिला है। किसको मिला है, केरल को मिला है। नेक्स्ट है इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण श्रृंखला डाटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा है, तो भारत है। प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ ने किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा यानी EU कैंडिडेट्स स्टेट प्रदान किया। यूरोपीय संघ ने किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा दिया है, तो यूक्रेन और मोल्दोवा को दिया है। मोल्दोवा यानी 2 देशों को आपका उम्मीदवार का दर्जा दिया है। विश्व के 9 देशों में स्थित कितने नए स्थल को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षण नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो 11 को शामिल किया गया है। किन देशों के किसी स्थल को पहली बार इस नेटवर्क में शामिल किया गया, तो चाड, जॉर्जिया और जाम्बिया को शामिल किया गया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में कुल कितने स्थल को शामिल किया जा चुका है? तो ये आपका 738 है। 738 जैवमंडल अभ्यारण्य कितने देशों में स्थित हैं? 134 देशों में। भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक कितने जैवमंडल अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? तो 18 जैवमंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत में कितने हैं? 18 जैवमंडल। भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है? तो 12। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा एसडीजी पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप 2022 में मान्यता प्राप्त है तो रामकृष्ण मुक्कावेली को। यानी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा एसडीजी पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप 2022 में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो रामकृष्ण मुक्कावेली है, याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका है किन पांच देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को। भांग के व्यापार को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। किस देश में राज्य विधानमंडल द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पास किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पास किया है। अमेरिका के किस राज्य विधानमंडल द्वारा यह कानून? तो न्यूयॉर्क राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तुर्की के आधिकारिक नाम को बदल कर क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया है। किस देश की पहली डिजिटल जनगणना यानी कुल 6ठी राष्ट्रीय जनगणना की गई? तो ये बांग्लादेश में की गई। याद रखिए 1971 में ये अस्तित्व में आया, तब से जो है ये इसकी 6ठी जनगणना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है 2023 को। मिलेट यानी मोटे अनाज का 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया था, तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, भारत के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष के रूप में प्रयास शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 में घोषित किया गया। अब 2022 में क्या क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया देखिए। आर्टिजनल मत्स्य एवं एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा है सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष। सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 4 घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को घोषित किया गया ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। पारंपरिक चिकित्सा का पहला WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO का ये कहाँ आयोजित होगा? तो गांधीनगर गुजरात में। याद रखिएगा ये पहला है, WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन का ये पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस देश में खोला गया? तो जामनगर गुजरात में खोला गया। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 11 मई 2023 को किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है वर्ष 2023 में शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का एक कौन सा संस्करण था? तो 42वां संस्करण था। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ इसका था। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्ष 2023 के आसियान शिखर सम्मेलन किस देश ने अध्यक्षता की है? तो 2023 का इंडोनेशिया ने किया है। मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन के आयोजन कहाँ हुआ है? ये दुबई UAE में हुआ है। कहाँ पे? दुबई के UAE में हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यह सम्मेलन किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो यह आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। ठीक, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे।
किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत की। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 20 से 21 अप्रैल नई दिल्ली में किया गया। किसने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? मोदी जी ने किया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, किसके सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा किया गया। दो दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो रिस्पॉन्स टू कंटेम्पोरेरी चैलेंजेज क्या है? फिलोसफी टू पायरेक्सिस, याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। किस जगह अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक यानी सेकेंड क्वाड्रिलेटरल मीटिंग का आयोजन किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। याद रखिए, समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका, अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक किसके बीच आयोजित हुई? तो ईरान, रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान के संबंध में पहली चतुर्भुज बैठक कहाँ हुई? दुशांबे तजाकिस्तान में हुई थी। और पांचवा इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका, भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में हुआ। इसी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो भारत फ्रांस मैत्री 25 वर्ष पूरे होने पे। भारत का G20 अध्यक्षता में G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा में हुआ। याद रखिए, G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ। ठीक, शेरपा की बैठक उदयपुर में। G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा। याद रखिएगा, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा इसका विषय था। विषय यानी थीम। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वर्ष 2023 में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है। वर्ष 2023 के लिए इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। किस देश की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन के 2023 आयोजन किया गया? तो ये भारत में किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, अगला है SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ये समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO के संवाद साझेदार यानी डायलॉग पार्टनर बना है? तो सऊदी अरब बना है। मई 2023 में SCO का संवाद भागीदार कौन बना है? तो कुवैत, मालदीव, म्यांमार और UAE बना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क के UAE में आयोजित किया गया। 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन ये का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, भारत में। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना इसका थीम था। यह इसका प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम था? तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान का था। ठीक, याद रखिएगा, ऊर्जा और संसाधन संस्थान का। ठीक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान का। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो बेंगलुरु स्थित केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान परिसर में की गई। ठीक, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र का पहला कार्यकारी निदेशक किसे नामित किया गया? तो घनश्याम प्रसाद को किया गया। किसे किया गया? घनश्याम प्रसाद को। बिम्स्टेक में शामिल देश कौन कौन है? तो भूटान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका है। ये है बिम्स्टेक। प्रथम I2U2 बिजनेस फोरम का आयोजन कब किया गया? ये आपका 22 फरवरी 2023 को। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। कहाँ पे? अबू धाबी UAE में हुआ। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। ठीक।
याद रखिए। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया आपका दम्मू रवि ने, ये सचिव हैं विदेश मंत्रालय के। ITU में शामिल देश सदस्य कौन कौन है? इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये बहुत बार पूछता है, कंफ्यूज रहता है। आई से देखिए, आई से इजराइल इंडिया हो गया, और यू से संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका हो गया, ठीक। I2U2 USA हो गया, USA UAE, USA UAE आपका यू हो गया, यानी 2 बार यू हो गया, और इजराइल और इंडिया ये आपका 2 बार आई हो गया। याद रखिए। इस सम्मेलन के दौरान भारत किसका सदस्य बना? तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट का सदस्य बना। तो ये पूछ सकता है कि I2U2 में भारत, इस सम्मेलन के दौरान भारत किसका सदस्य बना? तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट का। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये फिजी के द्वारा की गई। WHC 2023 का आयोजन किसके द्वारा की गई? यानी विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है, तो ये विदेश मंत्रालय भारत तथा फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। अब यहाँ पे अगला फैक्ट क्या है कि विश्व हिंदी सम्मेलन यानी WHC का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? भारत और फिजी सरकार द्वारा। और विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य विषय क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसका थीम था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया 27-31 जनवरी के मध्य किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये मुंबई में किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, जैव विविधता पर अभिसमय, ठीक। पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा भाग कहाँ आयोजित हुआ? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य। सम्मेलन का पहला भाग कब आयोजित हुआ? 11 से 15 अक्टूबर 2021 को। COP15 की अध्यक्षता किया गया चीन के द्वारा। सम्मेलन के मुख्य फ्रेमवर्क स्वीकार किया तो कुमलिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो लंबा ना हो, एक बार रिवीजन की दृष्टि से बनाया जा रहा है, तो आप इसको समझते जाइए। नेक्स्ट है आपका CBD का COP14 कहाँ आयोजित हुआ? सन अल शेख मिस्र में हुआ था 2018 में। CBD COP16 कहाँ हुआ? तो ये तुर्की में हुआ। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी गोवा में किया गया। इसका आयोजन कब हुआ? तो 8 से 11 दिसंबर 2022 के मध्य में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदार का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। GPAI का आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया, ये जून 2020 में किया गया। वर्तमान में GPAI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक साझेदारी इसको कहते हैं, में सदस्यों की संख्या तो 29 है। भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए GPAI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक साझेदारी परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए। तो किस देश से ग्रहण की है? तो फ्रांस में था, तो फ्रांस से अब भारत लेगा, ठीक, इसकी अध्यक्षता। सिटीज पर पक्षकारों के सम्मेलन में 19वीं बैठक का आयोजन किया गया कहाँ? पनामा सिटी, पनामा में। याद रखिएगा, पनामा सिटी, पनामा में किया गया। अब पूछ सकता है सिटीज का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम पूछ सकता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये वनों के विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर अभिसमय है। वर्तमान में सिटीज में शामिल देशों की संख्या 184 है। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? शर्म से, ये कई बार पूछ चुका है, इसको देख लीजिएगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में हुआ, 2022 में किया गया। कब किया गया? बाली, इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है आपका G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर G20 का है थीम। भारत G20 की अध्यक्षता किस तिथि को ग्रहण की? तो 1 दिसंबर 2022 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड मुद्दा है, इसको याद रखिएगा।
G20 शिखर सम्मेलन पहला आपका 2008 में यूएसए में हुआ, 16वां आपका इटली में हुआ और 18वां आपका भारत में 2023 में। ये क्रम पूछ सकता है, चौथा क्रम है, ये 18वां है। ठीक, किस तिथि को अध्यक्षता ग्रहण की? तो 1 दिसंबर 2022 को की। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नोमपे में किया जाएगा, कंबोडिया में किया जाएगा 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। और सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो जगदीप धनखड़ करेंगे, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला है आपका ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया, यानी ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। इंटरपोल की 90वीं बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। याद रखिए 90वीं बैठक इंटरपोल की कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 2022 से पूर्व भारत में इंटरपोल की महासभा का आयोजन कब किया गया था? 1997 में किया गया, 25 वर्ष पूर्व, यानी 25 वर्ष बाद जो है 90वीं बैठक का आयोजन भारत कर रहा है। 2023 में इंटरपोल 91वीं महासभा का आयोजन वियना ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, यानी अभी भारत में हो रहा है, फिर आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आम सभा की बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया, ये 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य किया गया। कब किया गया? 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, यूनेस्को माडिया कुल्ट, ठीक, यूनेस्को मांडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैक्सिको में किया गया। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन को आयोजित किया गया तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका 2000, इसका सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? तो 1982 में किया गया। 25वें ग्लोबल इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आगरा उत्तर प्रदेश में, ये पूछ सकता है। 25वें जो है ग्लोबल इंडिया सम्मेलन सम्मेलन के दौरान किस प्रमुख संगठन का शुभारंभ किया गया? तो एशियाई पाम ऑयल संगठन, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ? आगरा में, तो यूपी से जीके बन सकता है। ठीक, ग्लोबल जो है इंडिया सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया गया। और प्रमुख कौन सा प्रमुख जो है गठबंधन का शुरुआत हुआ? तो एशिया पाम ऑयल गठबंधन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? अतुल चतुर्वेदी को चुना गया। 22वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक, भारत की तरफ से शंघाई सहयोग संगठन में कौन भाग लिया? तो ये पूछ सकता है। तो इसमें कौन भाग लिए? तो ये आपके नरेंद्र मोदी जी भाग लिए। ठीक, शंघाई सहयोग संगठन में कौन भाग लिए? ये मोदी जी लिए। एससीओ की 21वां शिखर सम्मेलन ये दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ 2021 में, और 23वां आपका जो है भारत में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी आयोजन भारत में हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। 2022-23 से शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष भारत बना है। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन टोक्यो में किया गया। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। इस संवाद का कौन सा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था, पूछ सकता है। ठीक, ये जो है दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। ठीक, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री जो है कॉन्फ्रेंस, ये 20 से 26 अगस्त 2022 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैलिफैक्स कनाडा में किया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हैलिफैक्स कनाडा में किया गया। संस्करण कौन सा था? 65वां संस्करण था। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला है आपका जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। इस सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया? तो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य मिस्र, इराक और जॉर्डन और अमेरिका के द्वारा
किया गया। ठीक, I2U2 शासनाध्यक्षों के पहले आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 14 जुलाई 2022 को किया गया। I2U2 पहल में शामिल देश हैं भारत, इजराइल, USA और UAE। तो पहले बता दिए हैं। अब ये भी बता दिए हैं कि I2 का मतलब क्या है, I2 में कौन है और U2 में कौन है। तो I2 में आपका कौन है, भारत और इजराइल है। कौन है, भारत और इजराइल है। U2 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। पहले I2U2 आभासी शिखर सम्मेलन में किस योजना की घोषणा की? तो भारत में एकीकृत फूड पार्क की घोषणा की गई। विश्व शांति मंच के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बीजिंग, चीन में हुआ। आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉम्प्रिहेंसिवनेस और कॉरपोरेशन एंड कॉरपोरेशन। ठीक, इसको ऊपर कर ले रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो लिस्बन, पुर्तगाल में हुआ। इस सम्मेलन का सह मेजबानी किसे? तो केनिया और पुर्तगाल है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस सतत विकास लक्ष्य पे है? तो ये लक्ष्य 14 है। ठीक, 48वां G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजन हुआ? तो 26 से 28 जून, यहाँ पे याद रखिए 2022 में हुआ। 2022 में हुआ। 48वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ की? आयोजन 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये स्लाच एल्माउ पेरेवियन आल्प्स जर्मनी में किया गया। थोड़ा सा नाम इसका टेढ़ा है, यहाँ शहरों का नाम है, याद रखिएगा। स्लास एल्माउ बेवेरियन आल्प्स, ये जर्मनी में हुआ। जर्मनी के 48वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया। तो अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, ये देश आपका इसमें शामिल हैं। और वर्ष 2023 के G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? तो जापान है, याद रखिएगा। G7 का में अगला कौन होगा? 2023 में तो जापान होगा। अगला हम देखते हैं, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक यानी चोगम जिसको कहते हैं, किन अफ्रीकी देशों के सदस्यों के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया? ये गबन और टोगो को शामिल किया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में कुल संख्या कितनी है? तो 56 है। चोगम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किगाली, रवांडा में किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है पाल कागामे ने किया। किसने किया? पाल कागामे ने। पाल कागामे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो रवांडा के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? रवांडा के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है, भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की? तो यूके के। भारत के आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो बहरीन की राजधानी मनामा में किया गया। तो बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। किस देश ने युवा संसद वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की? मिस्र ने की। किसने की? मिस्र ने की। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका, इस सम्मेलन के का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 8वां संस्करण। IISS सांगरी ला डायलॉग एशिया के प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। ये कब आयोजित हुआ? 8 से 12 जून। इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 मेजबानी किस शहर में? तो लॉस एंजल्स, अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट है आपका, अब अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 78% अप्रूवल रेटिंग को मिला है। यानी US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ये लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी सबसे नंबर 1 पे। UK बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 मानवाधिकार और सम कार्यकर्ताओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश कौन है? ब्राजील है। ठीक, ये 63 हमले हुए हैं इस पे। इस श्रेणी में दूसरा खतरनाक देश भारत भी है।
भारत भी पीछे नहीं है, यहाँ पे 54 हमले हुए हैं। यानी खतरनाक देशों के हमले के रूप में ये दूसरे स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात किया जाए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में तो ये कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। इस सूचकांक का कौन सा संस्करण है? 21वां। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 180। सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है और सूचकांक के तीसरे स्थान पर कौन है? क्रमशः आयरलैंड और डेनमार्क। सूचकांक के अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया 180 स्थान। भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है, 161वीं रैंक है। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं है। वर्ष 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 150 थी। कितनी थी? 150 थी। वर्तमान में बढ़ गई है, 161 हो गई है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छे से पत्रकारिता हो रही है इसमें वर्तमान में, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे कुछ नहीं कहेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन है? तो सिंगापुर है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 131 है। ठीक, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? 184 देश हैं। तो हमारे भारत की प्रेस स्वतंत्रता की बात किया जाए तो जो जनरल मुद्दे हैं जनता से संबंधित उसको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन सैफ अली खान के बेटे ने कब क्या किया, अमिताभ बच्चन ने कब खाना खाया, कब नहीं खाया, कितने कौर खाना खाया, तो ये सब दिखाया जाएगा। इसीलिए यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह समिट का कौन सा संस्करण था? जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये 9वां संस्करण था। बिम्स्टेक ने अपना कौन से स्थापना दिवस मनाया? तो 25वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक, बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। अब बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक, भैया बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका है। 25वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका बांग्लादेश सचिवालय इसका। ठीक, बिम्स्टेक के सदस्य कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रखिएगा, इसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब नहीं है, इसको याद रखिएगा। बिम्स्टेक इसका जो है सचिवालय कहाँ है? तो ढाका में है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। इसमें अगला तथ्य क्या है? इस सूचकांक को कौन जारी किया? तो द हेरिटेज फाउंडेशन जारी किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत अपना हो गया। किसे पछाड़ करके? चीन को पछाड़ करके। भारत की जनसंख्या कितनी है? 142.86 हो गई है। चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। ठीक, UNFPA द्वारा जारी द स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का शीर्षक का था तो 8 बिलियन लाइव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट एंड चॉइसेस, ये इसका थीम था। ठीक, शीर्षक था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, USFAA के IASA कार्यक्रम के तहत भारत किस श्रेणी में रखा गया? तो पहली श्रेणी में। IASA का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट, याद रखिएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची 2023 में शाहरुख खान को किस श्रेणी में रखा गया? तो आइकन के रूप में रखा गया। SS राजमौली को किस श्रेणी में रखा गया है? तो पायनियर श्रेणी में रखा गया है। याद रखिएगा, RRR के ये निर्देशक हैं, तो इनको रखा गया है, SS राजमौली। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे आपराधिक देशों यानी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? वेनेजुएला का है। रैंकिंग में दूसरा तीसरा स्थान क्रमशः पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान का है। भारत की रैंक इसमें 77वीं रैंक है। याद रखिए, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा किया गया है। इसमें मोस्ट क्रिमिनल कंट्री में भारत का स्थान 77वां है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ष 2022 का कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 व्यस्त हवाई अड्डे में सूची में शामिल हुआ है? तो इंटरनेशनल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को शामिल किया गया। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे वो कौन सी रैंक? तो 9वीं रैंक मिली है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, याद रखिए, पहले हमद था।
फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक गैर स्वतंत्र दे रहा है दर्जा प्राप्त किसे है? दक्षिणी सूडान है और सीरिया और तिब्बत भी है। याद रखिए हमारा पड़ोसी तिब्बत है जिसपे चाइना का अधिकार है, ये भी इसमें शामिल हो गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो गैर स्वतंत्रता में ये आपका 144वीं है कुल 199 देशों में। 2022 सूचकांक में भारत की रैंक 138वीं थी, लेकिन वर्तमान में 144 है। सूचकांक में प्रथम स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। और यूएन विश्व जल विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा जारी की गई, प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? मतलब विश्व के पेयजल रिपोर्ट ये यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ये 26% लोग के पास जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। याद रखिए अभी भी भारत में भी बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होती है। जैसे राजस्थान में देखेंगे तो 2-2 किलोमीटर से पानी लोग लेकर आते हैं, इसलिए जल को बचाइए, एक्स्ट्रा नुकसान न करिए। वर्ष 2016 में कितनी वैश्विक शहरी आबादी पानी की कमी का सामना कर रही है? 93.3 करोड़। ये बहुत ही एक वैश्विक समस्या है और इस पे जो है हम लोगों को सबके सहयोग की ज़रूरत है और पानी को नुकसान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में कौन सा संस्करण है? ये 11वां संस्करण है। विश्व के शीर्ष 3 खुशहाल देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है। और निम्नतम स्थान किसे मिला है? अफगानिस्तान को 137, लेबनान को 136, सियरा लियोन को 135, भारत को स्थान 126 मिला है। 137 देशों में 126 मिला है। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं। इस रिपोर्ट में 2022 में भारत का स्थान कितना था? 136 है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में कुल कितने देश? तो 137 हो गया। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा? टाइम मैगजीन द्वारा। इसमें विश्व के कितने स्थलों को सूचीबद्ध किया गया? तो 50 स्थल को। इसमें भारत के किन स्थल को शामिल किया गया? तो मयूरभंज जिला, उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया। यानी भारत के 2 स्थल इसमें विश्व के वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस हैं। तो ये कौन सा है? आपका मयूरभंज जिला उड़ीसा है और लद्दाख है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। ठीक, 2023 में सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो ये 10वां संस्करण था। वर्ष 2023 में इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 163 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। याद रखिएगा 2022 में कौन सा स्थान था? 12वां स्थान था वैश्विक आतंकवाद में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक याद रखिए 12वां स्थान है। भारत का कौन सा है? 12वां स्थान 2022 में। 23 में आपका 13वां स्थान है। 13 याद करिए, 13 का आंकड़ा याद करिए। और 22 में 1 साल पहले एक कम था और इस समय 13वां स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 यानी डिफाइंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन। इसमें जो है रिपोर्ट ये जारी किया गया है वीडैम यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक, इसने जारी किया है। अब भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक है? तो 97, यानी भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97 रैंक है। भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक है? तो 108वीं है। अब पराग्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो सेंटियागो पेना को चुना गया है। पराग्वे के राष्ट्रपति किसे चुना गया? सेंटियागो पेना को चुना गया है। याद रखिएगा सेंटियागो पेना को चुना गया। नेक्स्ट है आपका किस देश ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में जोड़ा गया है? दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया को। FATF का पूर्ण नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की कौन सी स्थान प्राप्त हुआ है? तो 42वां स्थान है। इस सूचकांक में कुल कितने देश हैं? तो 55 देश हैं। इस सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है? तो आपका याद रखिएगा, अमेरिका का रहा है। नेक्स्ट है आपका, इस सूचकांक में दूसरा स्थान किसका रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम का रहा है। किस देश ने भारत के सांस्कृतिक उद्योग के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र काम में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी प्रारंभ की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ की है। टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार यातायात के मामले में विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर बेंगलुरु कर्नाटक ये दूसरा है। ठीक, बेंगलुरु शहर 10 किमी दूरी तय करने में औसतन समय कितना लेता है? 29 मिनट 10 सेकंड लेता है। और विश्व का रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये आपका लंदन है। कौन है? लंदन है, याद रखिएगा। लंदन का कितना है? ये 36 मिनट 20 सेकंड में 10 किलोमीटर, यानी यहाँ के लोग 36 मिनट 20 सेकंड में जाते हैं। अब भारत में बेंगलुरु में कितना है? 29 मिनट और 10 सेकंड में ये 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। याद रखिए। सूची में शामिल भारत के अनुसार पुणे को 6वीं रैंक है, दिल्ली को 34वीं और मुंबई को 47वीं रैंक है। अब नेक्स्ट है अगला, बहुत महत्वपूर्ण है आपका, किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्ज किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिमी बंगाल का है, याद रखिएगा। यह दर्जा किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फायर पावर है, ठीक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, फोर्थ है। जनवरी 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 का में शीर्ष स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, क्या है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 ये Q1 जारी किया गया है। ठीक, ये अलग अलग Q1 Q2 जारी होता है, तो हेनले पासपोर्ट द्वारा जारी किया गया है, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक यानी Q1 में पहले स्थान पे कौन है? तो जापान एवं सिंगापुर दोनों है, वीजा मुक्त यानी 193 में देशों में जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 Q1 में भारत का रैंक कितना है? तो 82वां है, यानी वीजा मुक्त जो है 60 देशों में वीजा मुक्त है। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे सूचकांक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में 4 शीर्ष स्थान कौन है? शहर लंदन है, म्यूनिक है और सियोल है, ज्यूरिख है, याद रखिएगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लंदन, म्यूनिक, सियोल और ज्यूरिख। इस रैंक में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शहर कौन है? तो मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और दिल्ली है। इनका ये रैंक देख लीजिएगा, मुंबई आपका 103 पे है, बेंगलुरु 114 और चेन्नई आपका 125 और दिल्ली 129 पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड शीर्षक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2020 में फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची किस संस्करण को जारी किया गया है? तो ये 19वां संस्करण है। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं हैं, तो उर्सुला वान डेर लेन है और क्रिस्टीन लेगार्ड है, कमला हैरिस है। याद रखिए, कमला हैरिस यहाँ के अमेरिका की है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूची में शीर्ष भारतीय महिला कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समय में 36वां स्थान है। सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 6, ये इंपॉर्टेंट है, 6 महिलाओं को। किस अमेरिकी पत्रिका द्वारा एशिया के हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी 2022 की सूची जारी किया गया? तो फोर्ब्स द्वारा। यह सूची का कौन सा संस्करण है? 16वां। और सूची में किन 3 भारतीयों को? तो गौतम अडानी, शिव नडार और अशोक सूता, यानी 3 लोगों को शामिल किया गया है। इसको ऊपर कर दे रहे हैं, देख लीजिए कौन कौन है। इसमें 3 भारतीय शामिल हैं, आपका गौतम अडानी है, ठीक, शिव नडार है, अशोक सूता है। ICAO ग्लोबल एविएशन
सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 48वां है। रैंकिंग में शीर्ष सिंगापुर का है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय आर्थिक एवं सामाजिक मामला विभाग द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? 8 अरब हो गई है। डे ऑफ 8 बिलियंस डे ऑफ 8 बिलियंस मनाया गया 15 नवंबर 2022 को। प्रतीकात्मक रूप से 8 अरबवें व्यक्ति का जन्म किस देश में माना जाता है? तो फिलीपींस के मनीला में माना जाता है। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? तो क्वैकरेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं शीर्ष रैंकिंग। अब इसमें रैंकिंग में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता संस्थान। अब इसमें जो है क्रमशः पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन है। और शीर्ष रैंकिंग में 50 में शामिल भारतीय संस्थान कौन है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। ये 40वां और 46वें क्रमशः स्थान पे हैं। कुल रैंकिंग में कितने संस्थानों को, भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? 118 संस्थान को शामिल किया गया इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 7वीं बार है। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी होता है। वैश्विक शांति 2022 की बात किया जाए तो ये 16वां संस्करण था, 15 जून 2022 को जारी हुआ। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में रैंकिंग 163 स्वतंत्र देश या क्षेत्रों से संबंधित है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र यूरोप है। वैश्विक शांति सूचकांक में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। याद रखिएगा, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार सबसे अशांत क्षेत्र आपका अफगानिस्तान है। और वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों में भारत का स्थान 135 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड सिटी इंडेक्स के अनुसार 20 शहरों की सूची में भारत का स्थान 4 है। ठीक, 4 जो है भारत के शहर हैं। बेंगलुरु है 14वां, दिल्ली 17वां, हैदराबाद 18वां, मुंबई 20वां है। ठीक, ये इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी होता है? नाइट फ्रैंक द्वारा। किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी होता है। इसमें शीर्ष स्थान कौन सा शहर है? तो इसमें आपका सिंगापुर है। ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा रहने योग्य शहर वियना है। ऑस्ट्रेलिया का वियना पहले स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार सबसे खराब रहने योग्य शहर दमिश्क सीरिया का है। और भारत में सबसे अच्छा रहने वाला योग्य शहर दिल्ली है एवं मुंबई है। याद रखिए 112वां और 117वां इनको स्थान मिला है। नेक्स्ट है, अगला है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है? तो ये अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर को दिया गया। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड किस भारतीय एयरपोर्ट को भारत के दक्षिणी एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट तो एक कैंपागोड़ा हवाई अड्डा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको दिया गया। यानी विश्व में सर्वश्रेष्ठ अहमद है, भारत में दक्षिण एशियाई का सर्वश्रेष्ठ जो है एयरपोर्ट कैंपागोड़ा हवाई अड्डा जो कि बंगलोर में है। ब्रिटिश कंपनी क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है 19वां संस्करण 8 जून 2022 को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इतनी भारतीय संस्थाओं को यानी 41 संस्थाओं को स्थान मिला। इसमें भारतीय संस्थाओं की बात किया जाए तो अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व के 200 विश्वविद्यालय में शामिल 3 भारतीय संस्थान कौन है? तो आईआईटी बॉम्बे है 172वां, आईआईटी दिल्ली 174वां और
IISc बेंगलुरु ये 155वां है, 155वां। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, ये मिला है। वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति आकलन, तो ये सतत विकास रिपोर्ट है। ठीक, अब इससे संबंधित और क्या तथ्य है इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये 2 जून 2022 को ये जारी हुआ है। ठीक, और सतत विकास रिपोर्ट 2022 में इतने देशों के लिए सतत विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया, तो ये टोटल 163 है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 का केंद्रीय विषय था संकट के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी वर्ष 2030 और उसके आगे रोड मैप के रूप में। इसका है संकट के सतत विकास तक, संकट से सतत विकास तक एसडीजी वर्ष 2030 और उसके आगे रोड मैप के रूप में। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले नार्डिक देश पूछ रहा है, तो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन है नार्डिक देश। नेक्स्ट है आपका अगला क्या है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक 121वीं है। कितनी है, 121वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा, तो ये येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होता है। सूचकांक में कुल देश 180 हैं। सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क का है और सूचकांक में भारत की रैंक सबसे अंतिम है, यानी 80 है टोटल। ये बहुत ही खराब मतलब इसमें रैंकिंग की गई है, तो आपका 180 है। ठीक, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, भारत इसको नहीं मानता है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा, तो टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में एशिया के कितने शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, तो 616। इस सूची में शामिल एशिया के शीर्ष 3 संस्थान, तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन की है और पेकिंग यूनिवर्सिटी ये भी चीन की है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये सिंगापुर की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगला है इसमें, अगला है इस सूची में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया, तो 71। इस सूची में शामिल भारत के 5 संस्थान कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 42वां और JSM यूनिवर्सिटी, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च ये मैसूर का है, इसको 65वां, यानी JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। IIT रोपड़ को 68वां मिला है, IIT इंदौर को 87वां और IIT गांधीनगर को 120वां। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, ये 2012 में जारी किया गया, याद रखिए 2012 में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का ये 11वां संस्करण है और ये 2023 फरवरी 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है और 15 फरवरी 2023 को इस वार्षिक रिपोर्ट इसका जो है वार्षिक सूचकांक 12वां संस्करण जारी हुआ और टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, ये टॉम इंडेक्स के द्वारा वार्षिक सूचकांक। नेक्स्ट है इसमें अगला देखते हैं, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के तहत यातायात स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया। 56 देश 390 शहर। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन वाला लंदन यूके है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 के यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल भारतीय शहर कौन है, तो बेंगलुरु दूसरा स्थान है और पुणे 6ठा स्थान है। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, इसमें ये किसके द्वारा, ये द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, तो ये 2006 से किया जा रहा है, याद रखिए 2006 से। और रिपोर्ट में कितने देश क्षेत्र में, ये रिपोर्ट में कितने देशों क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया, तो 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र हैं। ठीक, 165 देश हैं और 2 क्षेत्र हैं। सूचकांक में शीर्ष 3 हैं, नार्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और 46वां, अच्छा नार्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड है और भारत का स्थान इसमें 46वां है अगर देखा जाए तो।
विश्व के अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन द्वारा जिसके 28वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 यानी CPI करप्शन प्रेसिपेक्शन इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में रैंक 180 देशों में और क्षेत्रों में ये की गई। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को 90वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश सोमालिया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है, 85 है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व प्रतिभा 8 दिसंबर को 2022 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग का कौन सा संस्करण? 9वां। और किसके द्वारा? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा। बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? नाइजीरिया का। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्यूबा के राष्ट्रपति पुनः चुना गया है तो मिगेल डियास कानेल को चुना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हमजा यूसुफ ने। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया? तो शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहान। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। चीन के नए प्रधानमंत्री तो ये ली कियांग है, नियुक्त किया गया। नेपाल का नया राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल है। कौन है? रामचंद्र पौडोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है वियतनाम के नए राष्ट्रपति की बात किया जाए तो ये वो वैन थुओंग है। निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो साइप्रस के हैं। मैनुएला रोका बोस्टा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी की। जेसिंडा आर्डन के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे? तो क्लिफ हिपकिंस को चुना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए तो लुइज इनासियो लुला द सिल्वा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री तो बेंजामिन नेतान्याहू। नेपाल के नए प्रधानमंत्री तो पुष्प कमल दहल। दिसंबर 2022 में लियो एरिड वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आयरलैंड के। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री? तो ये डेनमार्क के हैं। ये डेनमार्क के चुने गए हैं, याद रखिएगा, ये डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट है रित्विनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो फिजी के। हाल ही में पेरू का प्रधानमंत्री अल्बर्टो आटारोला है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दीना बालुआर्ट हैं। मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम है। नेक्स्ट है अगला है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? नताशा पिर्क मुसर हैं। यूके के नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक किस पार्टी के हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे पदभार ग्रहण किया है? तो जॉर्जिया मेलोनी। इराक के नए राष्ट्रपति तो अब्दुल लतीफ राशिद हैं। ये कहाँ के हैं? इराक के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चाड के नए प्रधानमंत्री अगर बात किया जाए तो चाड के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका सालेह केबजोगो हैं। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। केनिया के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। बुरुंडी के प्रधानमंत्री किसे पदभार ग्रहण किया है? तो गैर वाइस नादिर को बुका है। सर्बिया के प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त किया गया है तो एना ब्रनाबिक हैं। एना ब्रनाबिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है
किसे कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये गुस्ताव पेट्रो हैं। कोलंबिया की पहली अफ्रो कोलंबियन महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांसिस मार्केज हैं। कुवैत का नया प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री तो दिनेश गुणवर्धने हैं। श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो फर्डिनेंड मार्कस जूनियर है। अब किसे सोमालिया के नया प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो हमजा अब्दी बर्रे हैं। कौन है? हमजा अब्दी बर्रे हैं। इस प्रकार ये वीडियो आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।